स्टीफन हॉकिंग मॉडर्न एज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। मात्र 21 साल की उम्र में ही मोटर न्यूरॉन डिजीज का शिकार होने के कारण वो धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो गए, पर इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और विज्ञान के फील्ड में लगातार योगदान देते रहे। साल 1966 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्सेस नाम से अपने डॉक्टरल थीसिस पब्लिश करने के बाद से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने कई थ्योरीज पब्लिश किए। उनके थ्योरीज को पहले विचित्र और अजीबोगरीब माना गया क्योंकि वो अपने समय से कहीं आगे थे और उस समय उनके थ्योरीज को टेस्ट करने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। पर धीरे धीरे हमारी तकनीक और हमारे इक्विपमेंट्स लगातार बेहतर होते गए। एविडेंसेस के आधार पर आज उनके कई थ्योरीज को एक्सेप्टेंस मिल चुका है। आज की इस एपिसोड में हम स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रपोज किए गए उन थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिन्हें पहले अजीबोगरीब माना गया था पर बाद में वो सही साबित हुए। साथ ही साथ हम उनके द्वारा प्रपोज किए गए उन थ्योरीज के बारे में भी जानेंगे जिन्हें अब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। द बिग बैंग थ्योरी विंस। स्टीफन हॉकिंग ने अपने डॉक्टरल थीसिस से ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। दरअसल साल 1966 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्सेस नाम से जब उन्होंने अपने डॉक्टरल थीसिस पब्लिश की, उस समय इस ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित दो थ्योरीज चर्चा का विषय बने हुए थे। पहली थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी और दूसरी थ्योरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज इस बात को मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, पर दोनों एक दूसरे से अलग इसलिए थे क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का कहना था कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट सुपर डेंस स्टेट से हुआ है और वो भी पास्ट में एक फाइनाइट टाइम में, जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी का कहना था कि हमारे ब्रह्मांड का कोई शुरुआती समय नहीं है, ये हमेशा से ही मौजूद था और ये हमेशा से ही फैल रहा है। कांस्टेंट डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें नए मैटर कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहते हैं। हॉकिंग ने दर्शाया कि स्टेडी स्टेट थ्योरी मैथमेटिकली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक पुराने मेथड का इस्तेमाल किया जिसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। उसके बाद हम उसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स आता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे वो सही है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। आइए इसे इस मेथड से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए कि एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल हो सकते हैं। सपोज इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी राइट एंगल्स हैं। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए और एंगल बी के जगह अगर हम 90 डिग्रीज सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे एंगल सी को 0 डिग्रीज होना होगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्रीज के नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल्स नहीं हो सकते। हॉकिंग की बात करें तो वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण सिंगुलैरिटी से हुआ था। इसलिए उनके थीसिस का ये सेक्शन अज्यूम दैट स्पेस टाइम इज सिंगुलैरिटी फ्री वर्ड से शुरू होता है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ्स से उन्होंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा यूनिवर्स एक ही साथ ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी, ये कॉम्पैक्ट भी होगा और नॉन कॉम्पैक्ट भी। ये कॉन्ट्राडिक्शन था, इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण सिंगुलैरिटी से ही हुआ होगा। हॉकिंग ने अपनी डॉक्टरल थीसिस अक्टूबर 1965 में लिखनी शुरू की थी, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डिस्कवरी के केवल 17 महीनों बाद। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी ने ब्रह्मांड के स्टेडी स्टेट मॉडल को पूरी तरह गलत और बिग बैंग मॉडल को सही साबित किया। आज पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से ही हुआ था।
अगर आप ये नहीं जानते कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है तो आप इसके ऊपर बनाया गया हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लैक होल्स आर रियल। स्टीफन हॉकिंग की बात हो और हम ब्लैक होल्स की चर्चा न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका योगदान ब्लैक होल्स के फील्ड में सबसे ज्यादा रहा है। ब्लैक होल्स भी एक तरह के सिंगुलैरिटी ही होते हैं जिनका निर्माण तब होता है जब एक तारा अपने खुद के ग्रेविटी में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक होल्स के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एनीवे, ब्लैक होल्स का प्रेडिक्शन तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कर ही दिया था, पर कई दशकों तक ये मात्र थ्योरी और डिबेट तक ही सीमित थे। उस समय कोई भी ये नहीं जानता था कि ब्लैक होल्स असल में इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, पर अर्ली 1970s में हॉकिंग ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया। दरअसल उन्होंने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में कंबाइन करने की कोशिश की थी। अपने रिसर्च के दम पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ब्लैक होल्स केवल थ्योरी तक ही सीमित नहीं हो सकते, बल्कि वो इस ब्रह्मांड में सचमुच मौजूद होने चाहिए। हॉकिंग सही थे। इस बात का प्रूफ हमें साल 2019 में मिला जब इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप ने मेसायर 87 नाम के एक विशाल गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का डायरेक्ट इमेज कैप्चर किया। यह कैसे किया गया और इसका महत्व क्या था, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि खुद लाइट भी इसमें जाकर वापस नहीं लौट पाती। पर हॉकिंग का मानना था कि कुछ फोटॉन्स हमें ब्लैक होल्स से रेडिएट होते हुए नजर आएंगे। ब्लैक होल से निकलने वाले इन रेडिएशन को आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली हॉकिंग रेडिएशन का आइडिया ये है कि वर्चुअल फोटॉन्स के पेयर्स इस ब्रह्मांड में हर जगह काफी कम समय के लिए बनते और नष्ट होते रहते हैं। इन वर्चुअल फोटॉन्स के पेयर अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का पास बने तो इन पेयर्स के एक फोटोन को ब्लैक होल कंज्यूम कर जाएगा, जबकि दूसरा इवेंट होराइजन के पार मौजूद होने के कारण एस्केप कर जाएगा। ये फोटोन हमें ब्लैक होल से निकल रहे रेडिएशन के रूप में नजर आएगा। इसे ही हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हॉकिंग की इस थ्योरी को पिछले साल टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किए गए एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ने सही साबित किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक रियल ब्लैक होल के बजाय रिसर्चर्स ने अकूस्टिक एनालॉग का इस्तेमाल किया। अकूस्टिक एनालॉग एक सोनिक ब्लैक होल होता है जिससे साउंड वेव्स बाहर नहीं आ पाते। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने हॉकिंग रेडिएशन के इक्विवेलेंट को डिटेक्ट किया, ब्लैक होल एरिया थ्योरम। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों से चलता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स भौतिकी के नियमों को फॉलो करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने साल 1971 में ब्लैक होल एरिया थ्योरम प्रपोज किया, जिसका कहना था कि ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन का टोटल एरिया किसी भी हाल में कभी भी घट नहीं सकता। हॉकिंग की ये थ्योरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरी से मिलती जुलती है, जो कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती। दो ब्लैक होल्स के मर्जर से जनरेट होने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स ने उनके इस थ्योरी को भी सही साबित किया। दरअसल रिसर्चर्स ने साल 2015 में लाइगो द्वारा डिटेक्ट किए पहले ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल का डीप एनालिसिस किया। अपने एनालिसिस में उन्होंने पाया कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स तब जनरेट हुए जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो गए और उनके इस मर्जर ने एक नए ब्लैक होल को जन्म दिया। चूंकि यहाँ दो ब्लैक होल्स ने आपस में मर्ज होकर एक नए ब्लैक होल का निर्माण किया था, हॉकिंग की थ्योरी अगर सही थी तो इस नए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का एरिया दोनों पेरेंट ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के कंबाइंड एरिया से कम नहीं होना चाहिए था। रिसर्चर्स के एनालिसिस ने बताया कि इस नए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का एरिया उनके पेरेंट के इवेंट होराइजन के कंबाइंड एरिया से कम नहीं बल्कि ज़्यादा था, यानी कि हॉकिंग की ये थ्योरी भी सही थी। साल 2016 में हॉकिंग ने इसके बारे में ये कहा था, The observed properties of the system are consistent with predictions about black holes that I made in 1970. The area of the final black hole is greater than the sum of the areas
of the initial black holes। ये तो हुए स्टीफन हॉकिंग के वो थ्योरीज जो आज सही साबित हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं हॉकिंग द्वारा दिए गए उन थ्योरीज की जिन्हें अभी तक या तो एक्सेप्टेंस नहीं मिला है या फिर उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या होता है और ये पैराडॉक्स क्यों है, इसके ऊपर हम डिटेल में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एनीवे, बेसिकली इसका कहना यह है कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होती, पर जब हम ब्लैक होल्स को देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये अपने तरफ आने वाले हर ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से निगल लेता है और इससे कुछ भी वापस बाहर नहीं आ पाता। यानी कि एक ब्लैक होल अपने अंदर क्या समेटे हुए है इसकी कोई जानकारी हमें किसी भी तरह से नहीं मिलती। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल से रेडिएट होता हुआ हमें ज़रूर नज़र आता है, पर यह भी हमें उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं देता। चूँकि इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो सकता, पर ब्लैक होल्स में ऐसा होता हुआ हमें नज़र आता है। इसे हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश साइंटिस्ट्स काफ़ी समय से कर रहे हैं और कईयों ने इसके सल्यूशन भी प्रपोज किए हैं, पर किसी भी सॉल्यूशन को अब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। इवन हॉकिंग ने खुद 2016 में इसका सल्यूशन प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल्स में इंफॉर्मेशन ट्रूली लॉस्ट नहीं होता, बल्कि ये ब्लैक होल्स को सराउंड करने वाले ज़ीरो एनर्जी पार्टिकल्स में स्टोर्ड रहता है। उन्होंने इन पार्टिकल्स को सॉफ्ट हेयर नाम दिया था। दुर्भाग्यवश उनके इस प्रपोजल को भी अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स। अभी तक तो आप जानते होंगे कि ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब स्टार्स जैसे प्री एग्जिस्टिंग मैटर अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स कर जाता है, पर यह भी संभव है कि कुछ ब्लैक होल्स बिग बैंग होने के तुरंत बाद अर्ली यूनिवर्स में भी बने होंगे। इन ब्लैक होल्स को प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। हॉकिंग पहले इंसान थे जिन्होंने इस थ्योरी पर डेप्थ में काम किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ब्लैक होल्स किसी भी मास के हो सकते हैं, यानी कि वो काफ़ी लाइट भी हो सकते हैं और काफ़ी हैवी भी, पर जो एकदम छोटे होंगे वो हॉकिंग रेडिएशन के वजह से अब तक इवेपोरेट हो चुके होंगे। डार्क मैटर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये एक मिस्टीरियस मैटर है जो न तो हमें दिखाई देता है और न ही किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, पर यह ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। हॉकिंग ने इस संभावना पर भी काम किया कि क्या प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स ही डार्क मैटर हो सकते हैं, या क्या प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स ही डार्क मैटर का निर्माण कर सकते हैं। पर हमारे करंट ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि हॉकिंग की ये थ्योरी शायद सही न हो। वैसे भी हमारे पास इस समय ऐसे ऑब्जर्वेशनल टूल्स मौजूद नहीं हैं जिनसे हम प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर सकें या फिर इस बात का पता लगा सकें कि प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स डार्क मैटर का निर्माण करते हैं या नहीं। द मल्टीवर्स। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हॉकिंग ने मल्टीवर्स थ्योरी को ट्वीक करने की कोशिश की। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि इस सृष्टि में हमारा ब्रह्मांड ही अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे अनगिनत ब्रह्मांड इसमें मौजूद हैं। दरअसल हॉकिंग ने नो बाउंड्री प्रपोजल नाम का एक हाइपोथेसिस पब्लिश किया था। ये क्या था इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, पर इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि मल्टीवर्स इनफाइनाइट और एंडलेस है। मल्टीवर्स के इनफाइनाइट और एंडलेस होने का मतलब ये हो जाता है कि जो भी सिचुएशन यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, किसी न किसी यूनिवर्स में वो हकीकत का रूप ले रहे हैं। ऐसा होने का मतलब ये है कि हम मल्टीवर्स थ्योरी को कभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट जो भी प्रेडिक्ट करेंगे वो किसी न किसी यूनिवर्स से एग्जैक्टली मैच कर ही जाएंगे। हॉकिंग इस बात से खुश नहीं थे। साल 2018 में उन्होंने अपना लास्ट पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रपोज किया जो मल्टीवर्स को इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट बनाता है। पर चूंकि ये थ्योरी पैरेलल यूनिवर्स से संबंधित है, ये कोई नहीं जानता कि उनका आइडिया कितना सही है और कितना गलत, और इसकी उम्मीद भी कम ही है कि हम मल्टीवर्स थ्योरी को आने वाले कुछ सालों में टेस्ट कर पाएं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने अपने ज्ञान को बेहद ही आसान भाषा में द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब के जरिए इस दुनिया के सामने पेश किया। उनकी ये किताब कई सालों तक बेस्ट सेलर भी बनी रही। इसलिए स्पेस और कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले नए लोगों को मैं हमेशा उनकी ये किताब पढ़ने की सलाह देता हूँ, पर किताबें पढ़ना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती।
जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते उन्हें मैं कुकू एफएम ऐप पर इसी किताब की समरी सुनने की सलाह देता हूँ। कुकू एफएम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है जहां हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि किताबें पढ़ने में घंटों बर्बाद करने के बजाय अगर आप उनकी समरी हिंदी भाषा में सुनकर बिना बोर हुए काफ़ी कम समय में आसानी से कई किताबें खत्म कर सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। इस समय इसमें 1000 घंटों से ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। आमतौर पर इस ऐप पे ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपये देने पड़ते हैं, पर इस समय हमारे पहले 250 व्यूवर्स VT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इसे मात्र 199 रुपये में पा सकते हैं। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और सुनिए थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स एट द प्राइस ऑफ जस्ट 1 बुक। कुकू एफएम को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाइए और इस ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। हम जानते हैं कि थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स के लॉज हमें टाइम ट्रैवल करने से नहीं रोकते। इनफैक्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमें अलाउ करते हैं टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जाने के लिए। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स क्या होते हैं ये हम किसी और एपिसोड में जानेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि ये हमें टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जाना अलाउ करता है। पर हॉकिंग को इस बात से परेशानी थी क्योंकि समय में पीछे जाना कई तरह के लॉजिकल पैराडॉक्सेस को जन्म देता है। उनका मानना था कि इन पैराडॉक्सेस के कारण समय में पीछे जाना किसी भी हाल में संभव नहीं होना चाहिए। चूँकि फिजिक्स के लॉज टाइम ट्रैवल को अलाउ कर रहे थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस ब्रह्मांड में कोई अननोन लॉ ऑफ फिजिक्स मौजूद है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। ये लॉ ऑफ फिजिक्स हर हाल में क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स का निर्माण होने से रोकेगा। इसे उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर नाम दिया। ये मात्र उनका हाइपोथेसिस था, जिसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक ये नहीं जानते कि टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा असल में संभव है या नहीं। नो क्रिएटर। एक सवाल जो हर कॉस्मोलॉजिस्ट पूछते हैं वो ये है कि बिग बैंग होने से पहले क्या हुआ था। हॉकिंग ने इस सवाल का एक लॉजिकल आंसर दिया था। उनका कहना था कि चूंकि आज हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से लगातार दूर जा रहे हैं, अगर हम समय में पीछे जाते जाएं तो पाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड का साइज छोटा होता चला जाएगा और अंत में हम एक्सट्रीमली डेंस और हाई एनर्जी बॉल तक पहुंच जाएंगे जिससे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। पर इस ब्रह्मांड के ओरिजिन को अगर हम और छोटे स्तर पर देखें तो हम इसे सब एटॉमिक लेवल पर देखेंगे, जहां चीज़ें कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस स्केल पर पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली बनते और नष्ट होते रहते हैं। यहाँ स्पेस और टाइम अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण इस स्केल पर टाइम मीनिंगलेस हो जाता है। चूँकि इस स्केल पर टाइम का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे लिए ये जानना असंभव है बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। आसान भाषा में कहा जाए तो उनका ये कहना था कि जब खुद समय का ही निर्माण से हुआ था तो इससे पहले के बारे में सवाल करना ही मूर्खता है। उनका मानना था कि किसी भी क्रिएटर ने इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं किया, क्योंकि इसका निर्माण करने के लिए उसके पास कुछ समय होना चाहिए और बिग बैंग से पहले कुछ समय का ही कोई अस्तित्व नहीं था। उनके खुद के ये शब्द थे, फॉर मी दिस मीन्स दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटर बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर अ क्रिएटर टू हैव एग्जिस्टेड इन। काफ़ी सारे लोग उनके इस विचार का समर्थन नहीं करेंगे और ये नेचुरल है। एनीवे, ये ऐसा सवाल है जिसके ऊपर घंटों चर्चा करने के बावजूद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस चैनल को और बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए लिंक्स के जरिए हमें डोनेट करके। आपसे अनुरोध है कि केवल तभी डोनेट करें जब आप डोनेट करने का सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, आपसे जल्द मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।